कैसा रहा माहौल बताइए। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और मेरठ की शांतिप्रिय जनता को, जिसने शांतिपूर्वक मतदान किया और कहीं से भी पूरे कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कहीं से कोई सूचना नहीं है, तो जनता बधाई की पात्र है। शांतिपूर्वक चुनाव कराने में पुलिस का योगदान रहा। कहीं से ऐसी घटना की जानकारी नहीं हुई कि जहां पर कोई लांछन लगाया जा सकता हो। कहीं एक दो चार कर्मचारी किसी विशेष मानसिकता से ग्रस्त होते हैं तो बात अलग है, लेकिन आम बात यह है कि शांतिपूर्वक मतदान हुआ, कर्मचारी भी सब ज्यादातर ठीक थे। तीसरा ये कि जनता को बधाई कि उन्होंने ऐसी सरकार को हटाने में मदद करी है जो सरकार निरंकुश है, तानाशाह है और जनता की इच्छाओं के विपरीत है। ऐसी सरकार को हटाने में जनता ने सहयोग किया है। दूसरे चरण तक भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में भी दूसरे चरण में भी कमजोरी का चुनाव हुआ है। जब प्रचार बंद हुआ, चुनाव प्रचार जब परसों बंद हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई समाज के पंचायतें चल रही थी, तो विरोध चल रहा था, उसमें प्रचार बंद हुआ और प्रचार के 2 दिन में भी बंद होने के बाद भी कहीं से कोई ऐसी घटना, ऐसा कोई सूचना नहीं मिली जो कोई समाज राजी होने के लिए तैयार हो या राजी हो गया हो। नतीजा ये निकला कि आज जो है वो उन एरिया में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ती थी, ज़्यादा वोट डाली जाती थी, वहाँ पर मतदान प्रतिशत बहुत कम है। मेरी जानकारी में बहुत कम प्रतिशत है। और जहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का वोट है, वहाँ पर मतदान प्रतिशत अच्छा है। जैसे आज मैं अपने कस्बे में ही हूँ, अगर यहाँ टोटल निकाला जाएगा तो तकरीबन 75% के करीब यहाँ का एवरेज आएगा। 73 हो, 74 हो, 75 हो, अभी सही नहीं आकलन हुआ है, लेकिन 75% तक यहाँ का पोल आ जाएगा। और पूरी अगर विधानसभा का, कुछ और विधानसभा का निकाला जाए तो मुझे विश्वास है कि कुछ और विधानसभा में 5 विधानसभा से ज़्यादा प्रतिशत मत यहाँ पर पोल होगा। तो यही हमारी सफलता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर दुखी है, नाराज है, वोट नहीं कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को हटाने के लिए वोटर लामबंद है। अच्छा, जिस तरह से हेट स्पीच का बड़ा तीखे वार रहे उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं उससे इन्हें उम्मीद थी कि कोई ध्रुवीकरण का एक जादू चल जाए, तो उससे कुछ असर लगा आपको? नहीं, भारत की जनता बहुत जागरूक है और वो इस बात को देख के चलती है कि शीर्ष पदों पर बैठने वाले लोगों की भाषा अगर खराब है और संवैधानिक पदों पर बैठने वाले नेताओं की अगर भाषा खराब है तो भारत की जनता उसको ठीक से नहीं लेती, उसके विपरीत ही जाती है और कहीं इसका कोई असर नहीं होता है। इनकी भी जो हेट स्पीच है उसमें कोई असर ऐसा नहीं है, बल्कि ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या हिंदू समाज इतना कमज़ोर है कि उनकी बहन बेटियों की, हमारी बहन बेटियों के कोई मंगलसूत्र उतार देगा? ये उनका भ्रम है कि ऐसी बात करने के बाद वोटर में कोई तब्दीली आएगी। कोई तब्दीली आई नहीं है। कोई मुद्दा इस बार इलेक्शन में अब तक उनके पास ऐसा नहीं है। जैसे पिछली बार फर्जी तौर पर पुलवामा करा दिया था। पहला इलेक्शन जो है कांग्रेस को हटाने के नाम पे मनमोहन सिंह के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई थी और खालिश मुहिम नहीं चलाई थी, बल्कि पूरा इलेक्शन कैंपेन ही वो अन्ना हजारे को लेकर आए, फिर दिल्ली में आंदोलन हुआ और कांग्रेस की नाकामयाबी बतलाई। जबकि आर्थिक रूप से जब सारी दुनिया में आर्थिक तंगी आई थी तो हिंदुस्तान बचा था मनमोहन सिंह की कुशल नेतृत्व में, लेकिन इन लोगों ने उसको फेलियरिटी की तरफ ले गए और उसके झूठे प्रोपेगेंडे करके
जनता को लुभाने की बात करी, और जितने लुभाने की बात उस जमाने में कर सकते थे वो इन्होंने करी। जैसे काला धन वापस आ जाएगा, लोगों को 15 लाख मिल जाएंगे, आय दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, ये सब 2009 के नारे हैं। और चाइना को आंख लाल दिखलाएंगे। अब चाइना को आंख तो लाल क्या दिखलाओगे, उसने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, हमसे अपनी ज़मीन के कब्जे नहीं रुके, उसको आंख क्या दिखलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे नारे थे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और जो देश में रुपया जो है वो डॉलर की बराबर हो जाए। जो नारे लुभाने के कर सकते थे वो इन लोगों ने करा, और एक अच्छी सरकार को, ढंग की सरकार को झूठे नारों से इन्होंने हटाया था। उसके बाद अब 2009 में फर्जी तरीके से पुलवामा हुआ, उससे लोगों को प्रभावित किया, बाद में उसका भेद खुला कि कोई कांड ही नहीं हुआ। तो अब ये 10 साल में जनता उन खोखले नारों से, उन जुमलेबाजी से, उनसे सबसे त्रस्त आ गई, और हिंदू मुसलमान से, मंदिर मस्जिद से जनता त्रस्त है। जनता को इस टाइम रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। जो रोजाना पेपर लीक हो रहे हैं, इनको कौन जिम्मेदार है, वो यूथ उनसे पूछना चाहता है कि आखिर 10-10 भर्ती आपकी क्यों कैंसिल हो गई, क्यों पेपर लीक हो गए। तो ये सारे मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। ये है कि जहाँ तक किसान का ताल्लुक है, तो किसान इसलिए भी नाराज़ था कि वो वहाँ इन्होंने वादा किया था कि MSP लागू कर देंगे, कानूनों को वापस कर देंगे। इन्होंने कानूनों को स्थगित तो किया, कानूनों को वापस नहीं किया, और MSP के विषय में आज तक कोई इन्होंने बात नहीं करी है। सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए, और कानूनों को स्थगित तो किया, कानूनों को वापस नहीं किया, और MSP के विषय में आज तक कोई इन्होंने बात नहीं करी है। सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए, और एक वर्ग विशेष में, खासकर क्षत्रिय वर्ग में जो नाराजगी इनसे बनती है, वो है उनके नेताओं को, क्षत्रिय नेताओं को बेइज्जत करना, उनको पीछे हटाना, उनको पीछे धकेलना, उनके खिलाफ षड्यंत्र करना। जो गुजराती लॉबी ने जो किया है, उससे यहाँ की पूरे हिंदुस्तान की ठाकुर लॉबी नाराज है। पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ वोट कर रही है। मेरठ में भी उसका असर है, पहले चरण में भी था, दूसरे चरण में भी उसका, और आखिर तक क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है, या जाट समाज की या किसानों की जो नाराजगी है, वो बनी रहेगी। छात्रों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, और व्यापारी वर्ग की। व्यापारी वर्ग भी इनसे बहुत दुखी है, इसलिए कि GST कंट्रोल नहीं हो रही। बार बार रोजाना 30 दिन बने जाते हैं, फार्म भरवाते हैं, नई स्कीम आती है। इन सब बातों को लेकर जनता दुखी है, और दुखी है, और दुख का निवारण है एक, और वो है वोट। इसलिए इंडिया गठबंधन को तमाम जाति और बिरादरी, मजहब, धर्म सबसे ऊपर उठ के इंडिया गठबंधन को लाने की बात कर रहे हैं, और NDA को हटाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ आवाम को वो राशन दे रहे हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से बच सकते? अब ऐसा भारत जिसमें 80 करोड़ को अनाज दिया जा रहा है, वो सक्षम नहीं है, उसको मदद करी जा रही है, रोटी दी जा रही है, तो इन्होंने फिर 10 साल में क्या किया है? ये तो खुद अपनी जबान से अपने दावे इनके खोखले हो रहे। जहाँ भारत की जनता 80 करोड़ जो है वो आसनदार नहीं, बल्कि ये उसको कहा जाए कि वो गरीबी की रेखा से नीचे गिर रही है, तो कहाँ विकसित भारत है? तो विकसित भारत जबान से कहने से नहीं होगा। जिस दिन 80 करोड़ सक्षम हो जाएंगे और खुद कबीर हो जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा, तो समझा जाएगा कि भारत जो है वो विकसित भारत है। वरना तो ये झूठी बातों से, और लंबी लंबी छोड़ने में वो माहिर है, बहुत एक्सपर्ट है। इतनी लंबी छोड़ते हैं कि आसानी से हाथ नहीं आती। जैसे 400 पार की छोड़ दी, ये भी बड़ी लंबी है, अब पकड़ो कहाँ तक। लोग कहेंगे घटाओ, तो कहाँ तक जाए, कहाँ तक घटाओ, घटाए कहाँ तक? सीता वो क्या है, निर्मला सीतारमण, उनके हस्बैंड कहते हैं 120 पार नहीं होंगे। भागवत जी कहते हैं 200 पार नहीं होंगी। योगी जी कहते हैं 400 पार होंगे। तो भाई हमारी तो समझ नहीं आता, जो इनका थिंक टैंक है वो कहता है कि 200 120 नहीं पार हो रहे, 200 पार नहीं हो रहे। और संजय जोशी जी कहते हैं कि मेरा एक भी कार्यकर्ता जो इस चुनाव में जो है गौरक्षल दत्त का कोई शामिल नहीं होगा, और वो भी शामिल नहीं रहा। तो फिर 400 पार कहाँ हो रहे हैं? मुझे लगता है ऐसे 15 करोड़ मिल गए, रोजगार मिल गए, डीजल फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गई,
किसानों की आय दुगनी हो गई। अच्छा, पिछले इलेक्शन में तो ये कह के गए थे 6 महीने का वक्त दो में इंसानों की समस्या से दूर हो जाएंगे। वो आज तक किसान बेचारा किसान रात को रखवाली कर रहा। अभी 5 साल पूरे हो गए, लेकिन मोदी जी के अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए। किसान वहीं परेशान है, रात को सारी रात किसान रखवाल करता है, परेशान है। तो समझ गए इनको कि ये कितने बड़े जुमलेबाज हैं, और इन जुमलेबाजों को सरकार हटाएगी, जनता हटाएगी, निश्चित रूप से हट जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो मुमकिन नहीं। भाजपा तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया, भाजपा तो उन्होंने ख़त्म कर दी और जनता मोदी जी को ख़त्म कर दी।